नीतीश जी, आपको बिहार की जनता ने चुना था अपनी भलाई के लिए, बिहार को गौरव दिलाने के लिए, बिजली के लिए, सड़कों के लिए, पानी के लिए, और आजकल आप वो सब छोड़ के मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। मोदी को क्या कहना चाहते हो? जिस काम के लिए बिहार के लोगों ने मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी है, मैं उसी काम को कर रहा हूँ और इसके अलावा मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आजकल तो देखिए, आपके विरोधी बताते हैं बोधगया में धमाका हो गया, चंपारण में आदिवासियों की हत्या हो गई, छपरा में मिड डे मील स्कीम में बच्चे मारे गए, खगड़िया में रेलवे का एक्सीडेंट हो गया, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। अब रेलवे एक्सीडेंट पर तो किसी भी राज्य सरकार से जवाब तलब नहीं किया जाना चाहिए। पर जवाब दे दीजिए आप। रही बात आपने मिड डे मील की बात की, बहुत ही दुखद घटना और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। शर्मनाक घटना। ऐसा नहीं होना चाहिए और कहीं भी नहीं होना चाहिए। यह एक चुनौती है, इसको हम कैसे ठीक रखें, किस तरह की घटना भविष्य में कहीं नहीं हो। यह सिर्फ बिहार की बात नहीं, इसको तो हम लोगों ने एक चेतावनी और एक चुनौती दोनों रूप में लिया और उसके लिए पूरा इंतजाम, जो कुछ भी संवैधानिक कदम उठाए गए, अगर उस पर कभी कोई विस्तृत बात होगी तो मैं बता सकूंगा। आप इतने संवेदनशील होते हुए भी इतनी बड़ी घटना हुई और आप घटनास्थल पर नहीं गए, आप बच्चों को देखने नहीं गए, हॉस्पिटल नहीं गए। जा पूछ क्या? आपको शायद मालूम नहीं था, हम उस समय शारीरिक रूप से कुछ मेरी लाचारी थी। मेरे पैर की एक उंगली टूटी हुई थी और एक तरह से चलने फिरने में बहुत ही रेस्ट्रिक्शन था। अब ये होता है कभी कभी कि व्यक्तिगत रूप से, और मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ और खास करके जब सबसे अधिक ठंड होती है उस समय मैं लोगों के बीच में होता हूँ और जब सबसे अधिक गर्मी होती है। लेकिन मैं आपकी सरकार के जो बाकी काम है उनके बारे में, राहुल गांधी का मैंने स्पीच सुनी, बिहार में गए वो, ये 17 अगस्त 2011। उन्होंने कहा कि बिहार में कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारी केंद्र सरकार ने, यूपीए ने 1 लाख करोड़ रुपए बिहार को दिए हैं, और उन्होंने जनता से पूछा क्या ये आप तक पहुंचे हैं? नहीं। पता नहीं कहां से ये कहां का फिगर है। और एक बात मैं बता दूं, केंद्र सरकार कोई अलग से कुछ देती नहीं, ये राज्यों का हक है। पहले बिहार को 50,000 करोड़ मिलता था, हमने 1 लाख करोड़ दिया है। सब कौन सा फिगर है मैं नहीं जानता हूं। इसी प्रकार के फिगर को लेकर लोग क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं दूसरा सवाल जो उन्होंने इतना बता दूं, और दूसरा पक्ष है प्लानिंग कमीशन जी। तो प्लानिंग कमीशन तो जो डिवोल्व करता है वो गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला है, उसी के आधार पर राज्यों को मिलता है, कोई अलग से तो मिलता नहीं। तो कौन सा पैसा है? और फिर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम केंद्र सरकार चलाती है, उसमें राज्यों को भी अंशदान देना पड़ता है। तो मेरी समझ से अलग से तो कोई पैसा मुझको नहीं लगता है कि मिलता है। हम अलग से जरूर हम मांग करते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, तो ये तो हम मांग कर रहे हैं, उनसे लगातार मांग कर रहे हैं। अब तो सुना है कि आपकी मांग को बड़ी सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा, आपकी जरूरत है उन्हें। झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। अब बाकी उसके दूसरे पक्ष के बारे में मैं नहीं जानता हूं। अगर प्लान के लिए हमको पैसा मिलता है केंद्र की तरफ से तो ये हमारा अधिकार है, लेकिन वो आपके जो विकास है उससे कन्विंस नहीं है। बेगूसराय का उनका भाषण मैंने पढ़ा, ये 30 अक्टूबर 2010 को उन्होंने कहा कि ये चमकता बिहार नीतीश जी कहते हैं। कहां चमक रहा है? बैगन। और फिर उन्होंने कहा कि अगर बिहार इतना ही चमक रहा है तो बिहार में रहने वाले काम करने मुंबई क्यों जा रहे हैं, वो दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वो हरियाणा क्यों जा रहे हैं? देखिए, एक तो चमकता बिहार हमने कभी कहा नहीं है, झूठ बोल रहा है। बदलता बिहार हमने जरूर कहा। ये चमक उमक की दुनिया से हम थोड़ा दूर रहते हैं, चमक दमक की दुनिया में और लोग रहते होंगे मुझको जरा, तो इसलिए पता नहीं किन्होंने ब्रीफ किया, ये हमारी शब्दावली नहीं है। और रही बात बिहार का, तो बिहार में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है, कहाँ थे कहाँ हैं। कल शाम होते घर लौटना सबकी चाहत होती थी, अगर देर से कोई घर लौटा तो पूरा घर परेशान हो जाता था। आज कोई कभी आता है, किसी को चिंता नहीं है, वहां से हमने सफर शुरू किया, आज किसी के मन में डर नहीं। दूसरा बदलाव आपने कहा कि बाहर लोग जाते हैं, बाहर जरूर जाते हैं, बहुत जमाने से बाहर जाते रहे, लेकिन अब बाहर जाने वालों की संख्या घटी है, बहुत लोग वापिस आ रहे हैं। लेकिन आपको आपत्ति नहीं है अगर बिहार के लोग बाहर जाकर काम करें? नहीं, देखिए, बाहर देश तो पूरा एक है, गुजरात जाए कोई आपत्ति तो नहीं? अरे पड़े हैं गुजरात। बिहारियों के बिना किसी राज्य का काम नहीं चलने वाला है, विकसित राज्य का।
चाहे वो गुजरात हो या चाहे वो महाराष्ट्र हो, जहां बार बार बहुत बातें कही जाती है ना, बिहारियों के खिलाफ में, उत्तर भारतीयों के खिलाफ में, बाहरी लोगों के खिलाफ में बहुत सारी बातें, ढेर सारी बातें की जाती है। और सबसे बड़ी बात है बिहारियों में कि जहां जाते हैं उनके विकास में योगदान करते हैं। कभी भी बिहारी बोझ नहीं बनता है, जहां जाता है वहां का बोझ उठाता है, वो कहीं बोझ नहीं बनता। वो अपनी शक्ति के बदौलत अपने लिए जगह बनाता है, अपनी शक्ति की बदौलत, अपनी मेहनत की बदौलत अपनी जगह बनाता है। लेकिन 2 जून रोटी के लिए बाहर जाने की मजबूरी न हो, हम ऐसा बिहार जरूर बनाना चाहते हैं। मजा आया। जाने की इच्छा हो कोई जा सकता है, लेकिन मजबूरी में कोई बाहर न जाए। सर मैंने देखा है, मैं पटना की ही हूँ, आपने वुमेन पॉलिटिक सेंटर बनाया है, लेकिन और भी स्टूडेंट जो हैं उनके लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अभी भी मैक्सिमम स्टूडेंट अपनी 12th की डिग्री लेने के बाद बाहर ही माइग्रेट कर रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। क्यों नहीं जाएंगे बाहर? बाहर अगर कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं तो हमारे जाएंगे, और हमारे बच्चे अगर बाहर न जाए, बहुत सारे कॉलेज बंद हो जाएंगे। तो अच्छी तरह याद है, हम महाराष्ट्र गए हुए थे, अब वहां लड़के रोकते थे, हम जहां देखे किसी तरह का कॉलेज है, बिहार के बच्चे सबसे ज्यादा है। हाँ। तो हम लोग भी चाहते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट भी बनाया है, अब चाहेंगे कि और ज्यादा से ज्यादा कॉलेज को। अब आपकी राष्ट्रीय भूमिका है, देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, लोग परेशान हैं महंगाई से, भ्रष्टाचार से, गवर्नेंस नहीं है, तो विकल्प क्या है लोगों के सामने? अभी तो जो भी भूमिका है राज्य की सेवा की भूमिका है। अब जो भी सरकार बनेगी आपकी मदद के बगैर तो बन नहीं सकेगी। अब ये कैसे कोई कर सकता है? ऐसा कहना तो एक तरह से कहिए कि वो घमंड वाली बात है, गुमान वाली बात है। जनता फैसला देती है, क्या वो फैसला देगी उसके हाथ में। बहुत लोग प्रचार की दुनिया में जीते हैं, सब्सटेंस कम रहता है और उसमें हवा ज्यादा बांधते हैं। फैसला तो आपने कह रहा है, जिसने हवा बनाई आपने उनकी हवा निकाल दी। देखिए, हमारे सबसे बड़ी चीज होती है व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपका विचार क्या है, आपकी नीतियां क्या है। बहुत विशाल देश है, तो मूल बात यह है कि सबको साथ लेकर चले। और फिर समावेशी विकास का क्या मतलब? तो कौन है जो सबको साथ लेकर नहीं चल रहा है, ये तो बताइए। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ बोल नहीं रहे। आपने कहा, हमने कहा कि भाई कोई किसी की हवा नहीं निकालता। देखिए ये, और मैंने कोई हवा निकालने के लिए या किसी की हवा बनी इसके चलते नहीं, हमारा एक अपना विचार है, और यह विचार आज से नहीं, शुरू से। और इस कसौटी पर अगर हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी, अब ये बात अलग है, एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो कई टुकड़ों में बंट गई, दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जहां भी हम लोग रहते हैं वहीं कुछ जमीन पकड़ करके फिर वृक्ष वो बन जाता है। तो जहां भी एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोगों के अपने विचार हैं कि समाज के सभी तबके को साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप देखिए, कुछ देर के लिए लोगों को गुमराह कर सकते हैं, माहौल ऐसा है, ऐसा एक परफॉर्मेंस हुआ है अभी आप जिसकी चर्चा कर रहे थे। तो इसके बैकग्राउंड में अगर थोड़ी देर के लिए किसी को कुछ लगे कि यही तारनहार हो सकते हैं तो बात अलग है, वरना क्या है, कैसे, तरीका क्या होगा? ये जो आप सब कुछ कह रहे हैं ना, इशारों में तारनहार और कोई हो सकता है इंक्लूसिव, सबको साथ लेके वाला, इन पर बड़ी लंबी फहरिस्त है मेरे पास में। बड़े साफ साफ आपसे सवाल पूछूंगा। अब नीतीश जी, अब तक जो इशारों में बात हो रही थी, मैं जरा साफ साफ बात करना चाहता हूं। 17 साल आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चला, उनके कंधे पर चढ़कर के आप मुख्यमंत्री बने। अब वो कह रहे हैं कि जब मौका आया एक गरीब चाय वाले को प्रधानमंत्री बनाने का, तो आप घबरा गए। ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि ये बेबुनियाद चीज है। 17 साल से हम लोगों का गठबंधन रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अच्छी तरह जान लीजिए कि ये गठबंधन बुनियादी बातों पर रहा। वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हम लोग मिले थे, ये किसी के कंधे पर चढ़ने की बात नहीं। जब अलायंस होता है तो अलायंस में एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है। साथ तभी चलेगा व्यक्ति या कोई दल किसी के साथ जब एक अंडरस्टैंडिंग होगी बेसिक इशूज पर, और हम लोगों के जो बेसिक इशूज हैं इसकी जानकारी उनको थी। अब तो मुझे वो गाना याद आ रहा है कि तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। आप जान लीजिए ये क्या बोला करते थे।
और कहाँ मुकरे। विश्वासघात की बात जो हम पर बोलते रहते हैं वहां लोग, ये उल्टी बात है। अच्छा, मैं हमको आपको कहा कुछ और। आपने बहुत सारी इतिहास की बातें बताई है, मैं भी थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। 13 दिसंबर 2003 की बात है। रेल प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान उस समय के रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार कच्छ गए थे, गुजरात। और आपका मैं कोट, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत दिनों तक गुजरात के दायरे में सिमटकर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को उनकी सेवा मिलेगी। ये अब जब वो देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप रोक रहे हैं। ये जो सर्टिफिकेट लेकर के लोग घूम रहे हैं, मुझको तरस आती है। हम रेल मंत्री हैं, किसी राज्य में जा रहे हैं, लोग प्रशंसा करते हैं। क्या रिकॉर्ड बना करके रखे हुए, ये बहुत बांटते हैं इसको। अरे बात उसके बांटने से, इस सर्टिफिकेट को दिखाने से नहीं होगा ना। नहीं, है असल तो चीज है, ये ऐसा ही। राजनीतिक मसला है। राजनीतिक मसला है कि आप एक अलायंस हैं और उस अलायंस में कुछ बातें हैं। अगर हम एलआई, हमारे कुछ कंसर्न है, उसको एड्रेस करिएगा या उसको दरकिनार करिएगा। ये तो आपने खुद ही एड्रेस कर दिया था। देखिए, उसी भाषण का एक और हिस्सा है। अरे आपने ऐसे ही कहा दिखाते रहते हैं। इतने समय में, इसका क्या मतलब? ये देखिए, ये गुजरात के दंगों के तुरंत बाद की बात है। ये आपने काफी कहा कि दिखाया इतने गया। अब पढ़ने तो ये काफी दिखाया गया। इतने समय में जिस प्रकार से गुजरात में पुनर्निर्माण का काम हो रहा है, उसके लिए मैं गुजरात वासियों को सलाम करता हूं। और गुजरात सरकार जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, बधाइयां देता हूं। अब दंगों के एक अच्छा, साल बाद उसमें- आपको सांप्रदायिकता नजर नहीं आ रही थी? असल समस्या क्या है जी। कि वहां जो हमने वहां के दंगों के बारे में बोला, उसका रिकॉर्ड नहीं दिखाते हैं। आप उसका रिकॉर्ड बताइए हमें। नहीं, हमको क्या जरूरत, हम रिकॉर्ड रखते हैं, यही काम है। अब आज आपके कार्यक्रम में है तो आप रिकॉर्ड रखते हैं, हमको क्या मतलब है? आए आपने अच्छा, एक और मैं अदालत में सम्मन किया, हाजिर हुए। अब आपका जो फैसला होगा उसके मुताबिक आप यहां से भेजिएगा तो जाएंगे, नहीं तो जहां भेजिएगा वहां चले जाएंगे। लेकिन इन सब चीजों का कोई मायने नहीं। और जानते ही, आज से नहीं, ये पिछले 4 महीने से ये रिकॉर्ड बजाया जा रहा है। इसका कोई मतलब नहीं है। एक और इस रिकॉर्ड का ठीक हिस्सा है, रिकॉर्ड का हिस्सा दिखा दीजिए। 2002 में जब चुनाव हुए थे, उसके बाद आपने नरेंद्र मोदी को बधाई दी और आपका बयान है, देश भर में जिस तरह से गुजरात को बदनाम किया गया, उसी से नाराज होकर लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। क्या पता नहीं क्या बयान है, लेकिन इतना जान लीजिए कि देश को चलाने के लिए इसकी विविधताओं के बारे में बहुत ही संवेदना होनी चाहिए। और एक होता है ना कि बहुत चीज को दरकिनार करके एक चीज उसको बहुत तेज ऐसा दिखे, हवा बनाना जिसको हम कहते हैं, उससे नहीं देश चलता है। हम जान रहे हैं आज के जो हालात हैं मुल्क के, इस मुल्क में तात्कालिक रूप से किसी को लग सकता है, कोई आगे पीछे नहीं सोचता है। लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है, हम अगर कोई कमिटमेंट करेंगे लोगों के प्रति तो उसका पालन करना होगा। आज आपको लग रहा है, लेकिन और 2005 इसलिए हम लोगों का जो कमिटमेंट है बुनियादी, हमारा बुनियादी कमिटमेंट है समाज के सभी लोगों को जोड़ना और जोड़कर चलना, सबकी ताकत पर। तो ये कमिटमेंट तो आपका हमेशा रहा नीतीश जी। हमेशा रहा। ये देखिए, इसलिए इससे 2005 की compromise नहीं तस्वीर कर है, सकते। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार हाथों में हाथ, जनता के सामने अभिनंदन। इसको भी कितना लोग दिखाए। आई तो आप टेलीविजन वाले हैं, दिखाएंगे तो है तो रजत- आपकी ही ना। रजत जी, आप इसका विजुअल देख लीजिए ना, पहले इसका विजुअल देखिए। खैर चलिए, इन सब बातों में कुछ नहीं कहना है, ये होता रहता है। लेकिन बेसिक चीज है, हम कन्विंस नहीं हो सकते हैं देश में जो सबको साथ लेकर चलने का मादा न रखता हो, हम उस चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। आपने बात कही कि जब तक बीजेपी का कार्यालय दिल्ली में था तो ठीक ठाक था, ये जब से अहमदाबाद चला गया गड़बड़ हो गई। नहीं, ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आपने कैप्चर किया ये क्या? मीडिया से बात करते हुए आपने अरे कहा। मीडिया से। अब भाई, हमारे साथ जो काम कर रहे थे साथी, वो क्या बोलते थे पहले, या इस अलायंस के लिए जो अच्छा दृष्टिकोण रखते थे दिल्ली में और उसमें मदद करते थे, वो लोग क्या पहले सोचते थे, आज क्या सोचते? देखिए, ये सोच उनके अंदर की मजबूरी हो सकती है, लेकिन एक इस दूसरी पार्टी के लिए मजबूरी है नहीं ना, और ना कोई देश की लेकिन मजबूरी। नीतीश, आप ही दूसरी बातें कहते थे। देखिए, मैं आपको ज्यादा दूर नहीं, चलिए 2010 की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि जब नीतीश कुमार ने मोदी के साथ स्टेज शेयर किया तो मुझे उनके सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पर शक हुआ। तो जवाब में आपने क्या कहा? आपने कहा, प्रधानमंत्री जी, सेक्युलरिज्म की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने की कोशिश ना करें। हाँ, ठीक है। तो क्या है,
क्या एक प्रधानमंत्री के स्तर के नेता को, व्यक्ति को इन सब चीजों पर कोई कमेंट करना चाहिए था, इसलिए हमने भी कह दिया। मेरा तो लेकिन जो उस समय आपको कोई ये जो आप आपको पता नहीं है, 2010 में ये अलायंस तो लगभग टूट चुका था। जो कुछ भी इन लोगों ने किया था 2010 में, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग, उस अवसर पर जो अखबारों में विज्ञापन निकाले गए, हमारे यहाँ कोसी त्रासदी हुई थी। सभी राज्यों से मदद आती है, कहीं भी त्रासदी होती है बिहार से भी मदद जाती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग कभी कहते नहीं। जो कहीं के लिए मदद दे वो उसको बोलता नहीं, उसको भुनाता नहीं है। ये इस देश की परंपरा नहीं है, हमारे देश की संस्कृति नहीं है कि आपको हम कुछ मदद करें तो इसका हम उल्लेख करें, क्योंकि हमारे सांस्कृतिक परंपरा के खिलाफ। तो ये भी तो परंपरा नहीं, कोई मदद करे तो आप उसको लौटा दें वापस। इसलिए तो लौटा दिया, इसलिए तो लौटा दिया कि भाई जहां हजारों करोड़ खर्च हो रहा है वहां 5 करोड़ की क्या बिसात, हमने लौटा दिया और रख भी तो लिया। जिसको लौटाया वो रख भी तो लिया। वो तो नहीं भी रख सकता था कि दिया हुआ चीज हम नहीं लेते वापस, लेकिन भाई हो सकता है ये बना कार्यक्रम लिया। देखे तो आपको वापस भेज देंगे वो 5 करोड़। अब उसका क्या मतलब है, हम नहीं लेंगे। वो बात नहीं है, देखिए, बात ये है कि मैं दूसरी बात कह रहा था कि वो तो बिल्कुल टूट पड़ हो चुका था। हमने लोगों को कह दिया था कि भाई यहां से 1 मिनट का रास्ता राजभवन, हम त्याग पत्र देने जा रहे हैं। तो देखिए, बिहार जिस तरह से चल रहा था उस तरह से चलने देना चाहिए था। ऐसे हम बात करें दीदी जी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। मैं बड़ा आपसे सीधी सीधी एक बात पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्यों है? हम किसी के क्या खिलाफ किया? नहीं। हम क्यों किसी के खिलाफ रहे? और मेरे जैसे नाचीज की क्या औकात है? हमारी क्या औकात है? हमारी तो कोई औकात नहीं है। आप सबसे बड़े हम एक बहुत ही पिछड़े गरीब राज्य के हम आज मुख्यमंत्री हैं। वो राज्य अभी बहुत पीछे है। नहीं, आप मेरे सवाल को तो हमारी जवाब ना कोई दीजिए। औकात है, हम तो एक छोटी सी पार्टी के में है। नहीं, आपका बहुत सम्मान है, देश की जनता आपकी बात सुनती है और आज सब लोग आपकी बात सुन रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे बड़े सम्मान तो एक अलग चीज है। सम्मान तो एक अलग चीज है। हम तो अभी औकात की बात कर रहे हैं। हमारी औकात क्या है जो हम किसी का विरोध करके क्या कर लेंगे? लेकिन हम तो अपनी बात कहेंगे ना। तो आपने आज देखिए सबसे बड़ी बात क्या हुई इस देश में, सबसे भयंकर बात हो रही, लोग इस बात को गौर नहीं कर रहे कि डिसेंट को हम अलग राय रखते हैं। क्या चल रहा है सोशल साइट्स पर? ऐसे ही देश चलता है। किसी ने बात कही नहीं कि साहब मैसेज आ जाता है। हमको बहुत बड़े पत्रकार, वो बिहार के रहने वाले, उन्होंने अपना मोबाइल फोन दिखाया। भाई हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर कोई अपनी राय रख रहा है, ये तो डेमोक्रेसी की खूबी है। आप इसमें अपनी राय रखने से रोक देंगे? क्या हुआ था इस देश में इमरजेंसी कितने दिन चली? और इमरजेंसी लागू करने वाली आपको अपनी राय रखने से रोक दिया किसी नहीं, हमको नहीं। हाँ। हम कहा कि ये स्थिति आ रही है, हमको कौन राय रखने से रोकेगा? ऐसी बात आप करते हैं अभी। लेकिन आप मेरी बात को तो जवाब आपको दीजिए। कोई रोक सकता है ना हमको कोई रोक सकता है, ना आपकी अदालत के जो जज साहब है उनको कोई रोक सकता है। ये बात सही है। इस देश की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हम सब अपनी बात खुल के कह सकते हैं। लेकिन मैंने तो सिर्फ उदाहरण दिया कि आप ही के एक सहकर्मी ने मुझको दिखाया, मोबाइल पर दिखाया, कहा उसको बिहारी बोल करके गाली दी गई। सिर्फ उसने अपनी बात रखी थी। ये क्या हो रहा है? किस तरह का देश बनाना चाहते? कोई आपसे इत्तेफाक न रखे, आपकी राय से सहमत न हो तो आप उसको समाप्त कर देंगे, उसको गाली देंगे, उसको इस तरह से उसके खिलाफ निंदा अभियान चलाएंगे। क्या किया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी ने? बड़े गौरव है, एक बार फिर पूरब की सत्ता को उन्होंने पश्चिम में स्थापित किया। इतने बड़े अर्थशास्त्री, और उनका ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसर्न होता, कौन नहीं जानता उनकी राय क्या थी। अगर उन्होंने कोई बात कह दी तो उसको ड्यू स्पिरिट में लेना चाहिए। उनके खिलाफ कैंपेन चल गया सोशल साइट्स पर। मैं कहना नहीं चाहता हूं, बहुत बुरी चीज है। कैसा कैंपेन चला? तो ये सारी चीजें कैसे बर्दाश्त की जा सकती है, आप बताइए। हम लोगों ने अपने सबसे खूबसूरत दिन इमरजेंसी के खिलाफ रहने के कारण जेल में काटे। जेपी के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। आप डिसेंट और हम अलग राय रखेंगे। तो आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बने जो चीजें हो रही हैं इस देश में बहुत खतरनाक है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है। हर व्यक्ति को अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने को प्रोजेक्ट करने का। मुझको कोई एतराज नहीं, मैं तो वहां हूं ही नहीं। हमारी आशंका तो सच साबित हो गई, इसलिए हम पहले अपना रास्ता तय कर लिए थे और समय पर कर लिए थे। हमारा तो स्टैंड विंडिकेट हुआ। हर किसी को अधिकार है, मुझे उस पर एतराज नहीं है।
लेकिन भाई इसका क्या मतलब है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि हमारे देश भर में जो कार्यकर्ता है, जो वर्कर हैं, उनका जोश सिर्फ इसी बात में है कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार बनाया तो जाए। इसमें कौन कहता है? अपने घर में जोश है, जोश रखिए, जोश को खूब और बढ़ाइए, करिए सब कुछ। क्या ये बात समझ लीजिए, ये देश बहुत बड़ा है। उनका ये भी कोई कहना एक है- पार्टी का कार्यकर्ता ही देश नहीं है। देखिए, इस देश को समझना चाहिए। उनका ये आप कहना- अपने घर में आप- उत्साहित हो नहीं, सकते सिर्फ घर की ढोल बात नहीं, नगाड़ा बजाइए। जितने भी सर्वे होते हैं, जो आजकल जो भी शादी विवाह देखते हैं ना जी। तो कैसा एकदम लोग धूम से नाचता हो समझता सारी दुनिया पर असर है। लेकिन कोई देखता नहीं है उसको, कौन ढोल पीट रहा है, कौन ढोल बजा रहा है। हाँ, लेकिन जितने भी ओपिनियन पोल होते हैं, जितने सर्वे होते हैं, ये वो सब ओपिनियन में पोल कैसे होता है ये पता नहीं है। ओपिनियन पोल है भाई, वोटर है 12 लाख 15 लाख, आपने 5-10 आदमी से पूछ लिया, ओपिनियन पोल हो गया। देखिए सैंपल साइज क्या है, एक राज्य का सैंपल साइज क्या है। सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो आज सब कामयाब होते। उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है। तो पार्टी के और- कार्यकर्ता गलत, ओपिनियन पोल नहीं, गलत, पार्टी सर्वे के गलत। कार्यकर्ता अपने लिए सही होंगे, उनके लिए सही है। देखिए, ये जो- हर पार्टी को अपने बारे में निर्णय लेने का, अपनी खुशियों को प्रकट करने का अधिकार है, ये एक प्रचार का तरीका है। लेकिन ये जो पब्लिक लेकिन मीटिंग ये में- मानना कि हम खुश तो दुनिया खुश, हम दुखी तो दुनिया दुखी, ये भ्रम है, ये गलतफहमी है। ये जो पब्लिक मीटिंग में लाखों लोग आते हैं, उसका क्या रास्ता है? क्यों नहीं, बहुत लोगों की मीटिंग में लाखों लोग आते हैं। इमरजेंसी में इंदिरा जी हार गई, इमरजेंसी के बाद के चुनाव में उनकी मीटिंग में भी लाखों लोग आ रहे थे, और जेपी की मीटिंग में भी लाखों लोग आ रहे थे। और ये जो देखिए- जगह जगह नारे वो लगाते हैं, मोदी मोदी मोदी, उसका क्या? देखिए ना, इसका क्या मतलब है। इसके बारे में तो हमारे पास कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि हम हर चीज पर कमेंट देते नहीं। और मैंने पहले ही कह दिया कि भाई हम लोग छोटी जगह के साधारण हैसियत के लोग हैं, हम लोग सब चीज पर क्या कमेंट दें। लेकिन लेकिन ये- इतना जरूर है कि अपने बारे में निर्णय लेने का, अपनी राजनीति के सिद्धांत चुनने का हमें हमारा मौलिक अधिकार है, और हमने उसी मौलिक अधिकार का प्रयोग किया, हमारी पार्टी ने उसी राजनीतिक अधिकार का प्रयोग किया। लेकिन उस पर कमेंट करने का भी अधिकार सबको है। क्यों? हाँ जरूर, हमें पॉलिटिकल पार्टी को नहीं अब करेंगे। देखिए, लालू जी ने क्या कमेंट किया। अच्छा, लालू जी देखो, उन्होंने कहा कि ये जो नीतीश कुमार ने नाता तोड़ा है बीजेपी से, ये अडवाणी जी के इशारे पर तोड़ा है। वो कह रहे हैं अगर मोदी आ गया तो हम दोनों को खत्म कर देगा। लालू जी के बारे में इसी कार्यक्रम में जेठमलानी साहब ने क्या कहा है? आपके ही इस कार्यक्रम में राम जेठमलानी साहब ने उनके बारे में क्या कहा है? अब लालू वो कह तो रहे हैं, अभी वो तो मजाक कर परेशानी रहे में थे। है, वो अभी बहुत परेशानी में है। एक परेशान आदमी को ज्यादा परेशान और नहीं करना चाहिए, उनको कुछ देर के लिए बोलने के लिए छोड़ देना चाहिए, वो बोलते रहते हैं, बहुत परेशानी में। उन्होंने ये भी कहा कि अडवाणी जी ने आपसे कहा कि नीतीश जी आप मुझे मदद करो, अगर मैं नहीं बन पाया तो आपको प्रधानमंत्री बनवा दूंगा। ये मेरी हैसियत है, ये मेरी हैसियत है। आप उन महान व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कुछ भी बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने कभी सूर्य ग्रहण के समय बिस्कुट खा लिया इसलिए बिहार में सूखा पड़ गया। तो उन महान व्यक्ति के इस महान विचारों के बाद उन पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए जो डंके की चोट अंधविश्वास फैलाते हो। चलिए, जो जनता यहाँ बैठी है इससे पूछते हैं इनके बारे में, इनके मन में जो सवाल है। जी हाँ, आप यहाँ थर्ड रो में। क्या अगर बीजेपी मोदी का नाम वापस लेकर के किसी और का नाम ऐड कर देती है तो क्या आप एनडीए से दोबारा जुड़ जाएंगे? ऐसा करना ही होता तो पहले नहीं कर लेते वो। लेकिन उनका सवाल तो बनता है ना। नहीं, इसलिए उसका जवाब वही है। कहाँ जवाब दिया आपने? तो जवाब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए अब वो नरेंद्र मोदी की जगह आपके पसंद के अडवाणी जी को अपना उम्मीदवार बना दें। अब ये सब कुछ भी संभव नहीं। नहीं सर, अगर सपोज हो जाए। नहीं, ये सब अब हाइपोथेटिकल चीजें, कुछ नहीं। टीवी में दिखा रहे थे नीतीश कुमार जी ने मोदी जी को बधाई नहीं दी, और पॉलिटिक्स में तो मित्रता दुश्मनी चलती रहती है, तो आपको बधाई दे देनी चाहिए हमारे ख्याल से। अरे ये कोई बात तो नहीं। पॉलिटिक्स में चलता रहता है, मित्रता दोस्ती रहती है, 17 साल उनके साथ रहे आप। अब यही देखिए, मीडिया ने इसको प्रेजेंट किया। नहीं, इंडिया हम इंडिया टीवी पर देख रहे थे, नीचे फुटबॉल में आ रहा था, नीतीश जी ने बधाई नहीं जो दी। रजत जी चाहेंगे वही चलेगा। अगर आप बधाई दे देते तो बधाई चलती, नहीं दी तो वो चलेगी। नीतीश जी, बहुत सारे सवाल अभी जो भी चलेगा इर्द गिर्द ही चलेगा, उसके अलावा देश में कुछ नहीं चलेगा। अब देश में आजकल उत्सुकता है। ये भी सोचने वाली बात है। अब नीतीश जी, जिस सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे, ये जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि आप देश में मुसलमानों के चैंपियन बनना चाहते हैं। मैं इसको कहूंगा कि ये देश के मुसलमानों का अपमान करना है।
आप ऐसा कैसे समझते हैं? आप क्यों फर्क करते हैं? जहां तक आप एक मतदाता के रूप में देखना चाहते हैं तो सभी वोटर हैं, नहीं, बट एक नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं तो सभी। ये मान्यता सब लोग मानते हैं कि उनकी जो छवि है उसकी वजह से देश के जो मुस्लिम मतदाता हैं वो उनसे नाराज हैं। बिहार में 17% मुस्लिम है, आपको उनकी जरूरत है। तो ये मान लिया गया ना कि समाज का एक इतना बड़ा हिस्सा नाराज है। हाँ, ये सब जानते हैं। अब सोच लीजिए ये कैसा देश चलेगा, कैसा देश चलेगा, ये कैसा देश चलाना चाहते हैं आप? और अगर कोई कहे कि हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, बौद्ध हो या जैन धर्मावलंबी या पारसी हो या किसी भी धर्म मजहब को मानने वाले, हमारे देश में सबके लिए इज्जत, हमारा विश्वास सर्वधर्म समभाव में, सेकुलरिज्म में हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तब तो इसका मतलब है कि जो इस बात को कहे, जो देश को एक रखने की बात करे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करे, तो आप उसको कह दीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के आप चैंपियन बनना चाहते हैं। ये बात तो बिल्कुल गलत। आप ऐसी कोई बात छोड़ते नहीं। अब नरेंद्र मोदी ने अगर टोपी नहीं पहनी तो आपने कहा कि भाई टोपी तो पहननी चाहिए। हमने भिन्न संदर्भ में किया, आप लोगों ने जोड़ दिया है। हमने कहा कि देश विविधताओं से भरा हुआ है, कभी आपको तिलक लगाना पड़ेगा, कभी कहीं टोपी पहननी पड़ेगी। हमने तो इतना ही कहा, हमने तो और कुछ नहीं कहा। और ये ऐसा करना नहीं पड़ेगा क्या? क्यों कर होता है, लोगों को अच्छा लगता है। आप कहीं किसी महफिल में गए हैं और वहां पर पूजा चल रहा है और वहां पर आपको भी लगाया, तो खुश होइए कि आपको लोगों ने भागीदार बनाया। उसी तरह से आप किन्हीं के जलसे में जाते हैं और आपको इज्जत के साथ एक टोपी पहना दे तो क्या बिगड़ जाएगा? सवाल ये पूछ रहे कि क्या ये सब इसलिए किया जा रहा है कि आप भी एक कम्युनिटी को, आप भी मुसलमानों को अपील करना? तो साफ साफ पूछ रहा हूं, मुझे लगता है साफ साफ अपीजमेंट कहां से? इसमें अपीजमेंट कहां से? इसमें कोई अपीजमेंट कहां से? जब तिलक की बात कर रहे हैं तो उसको अपीजमेंट आपने नहीं कहा, और जब हम टोपी की बात कर रहे हैं तो किसी को अपीजमेंट की बात कर रहे हैं। आप तो आरोप के हिसाब से हम पर कर रहे हैं, इसमें मैं आपको थोड़ी दोष दूंगा, लेकिन इस तरह की बात करने वालों की मानसिकता के बारे में सोचिए। अब देखिए, कहां तक अखबार में लिखने वाले, मीडिया में कमेंट करने वाले, उन्होंने एनालिसिस किया। जनता दल यूके 22% वोट थे, 140 सीटें लड़ी, 115 जीती। बीजेपी के 17% वोट थे, 101 सीटें लड़ी, 91। अब दोनों को मिला के 39% वोट थे। अब बीजेपी अलग हो गई है तो आपके वोट कम हो जाएंगे, तो लिहाजा आपको एन ब्लॉक वोट चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी के, इसलिए आपने ये स्टैंड लिया हुआ है। नहीं, इसका क्या मतलब है? इसका तो कोई अर्थ ही नहीं। तब तो इसका मतलब है कि कोई सिद्धांत की बात बोलेगा, आप उसको तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, नाजीवाद और कहते किसको? लेकिन सब ये, या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो तुमको हम जीने नहीं देंगे। ये तो बड़ा खतरनाक बात है भाई। हम अपने विचार के अनुरूप चल रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, तो आप कहिएगा कि तुम उसको खुश करने के लिए कर रहे हो? तो क्या करें, सबको नाखुश करें? जरूर क्या नाखुश करना चाहिए सबको? देश चलाने के लिए सबको नाखुश करना चाहिए? ये सिर्फ सवाल जो उठ रहा वो ये है कि क्या ये विरोध इसलिए है कि आप इन लोगों को खुश कर सकें? हमारा किसी के प्रति विरोध नहीं है। हम लोगों की अपनी मान्यता है, उस आधार पर हम अपना रास्ता चुनते हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं। अपनी दुनिया में लोग हैं, जिए, लेकिन अगर हम भागीदार होते तो हमको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। जब देख लिया कि हम लोगों की बात की कोई कीमत नहीं है तो हम अलग हो गए। अब अलग हो गए तो आप क्या करते हैं आप जानिए, जनता फैसला करेगी। इसलिए हमारा कुछ जिनसे अलग हो गए, देखिए, लेकिन अगर हम अलग हो गए तो भाई अलग हो गए तो इसका मतलब है कि आप इस तरह की बात करते रहिएगा, करते रहिए। जिनसे अलग हो गए उनका बयान मैंने देखा, सुशील मोदी आजकल तो आया है ना कि दिन भर वो क्या उसको ट्विटर, हिंदी में उसका बड़ा, आप जानते हैं कि नहीं आप लोग? ट्विटर का ट्वीट को क्या कहते हैं बताइए? चिड़िया जी, कुदरत की इतनी अच्छी देन, सवेरे चिड़ियों का चहकना कितना भाता। अब उसका भी ट्वीट आप लोग छीन लिए लोग। एक ट्वीट आपको बताता हूं मैं। जो सुशील मोदी आपके साथ उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा कि आतंकी इशरत जहां को बिहार की बेटी कहकर महिमा मंडित करने का काम नीतीश कुमार ने किया। हमने कभी नहीं कहा। असल दिक्कत यह है कि जब साथ थे तो कुछ और बोलते थे, अलग हो गए तो आजकल बिल्कुल क्या बोलते हैं। हर आदमी आश्चर्यचकित है कि ये कौन सा नया अवतार हुआ, कैसे हो गया ये समझ लीजिए। जिस विचारधारा में पले बढ़े हैं उसमें यही ट्रेनिंग है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि ये भी एक और ट्वीट है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की सीआईडी को यासीन भटकल से पूछताछ करने से रोक दिया। बताइए साहब, ये उन्हीं को मालूम था। वो जो हम कर रहे थे उसमें मौजूद थे, या हम फोन से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे तो उसको टैप कर रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास में पुख्ता सबूत है कि सीआईडी के अधिकारी को मुजफ्फरपुर से वापस बुलाने के लिए आपने पुलिस महानिरीक्षक मीडिया में छपता है इसलिए बोल सकते हैं। क्या प्रमाण है ये सब वाइल्ड एलिगेशंस का? बिहार में वहां की पुलिस ने बहुत ही प्रोफेशनल काम किया,
और उसकी प्रशंसा सब जगह हो रही है। इन लोगों को क्या हो गया है और क्या करना चाहते, इन्हीं सब बयानातों से पता चलता है। ये पता चलता है कि ये किसी भी तरह से सामने वाले के खिलाफ दुष्प्रचार करेंगे, उसका चरित्र हनन करेंगे। और आप उठा करके इतिहास देख लीजिए, फांसीवाद कहते किसको है? वो तो कह रहे हैं कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और नीतीश जी कत्ल करते हैं तो चर्चा नहीं होता। हमको कत्ल करने नहीं आता, हमको कत्ल करने नहीं आता है। लाठी डंडा का ट्रेनिंग हम नहीं लिए। और ये बात सही है कि आपने ये कहा कि इन बीजेपी वालों की लालू यादव से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो तो है साहब, वो तो पक्की है। ये तो दोनों की एक बोली निकलती है। कहीं भी कोई घटना घट रही है तो उसमें देख रहे हैं, दोनों एक एक मोर्चा संभाल लेते हैं और आपस में है alliance। और ये अगले चुनाव में भी एक दूसरे के साथ टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। ये हमको अच्छी तरह समझ है इसकी। ये आप करेंगे ऐसी तो बात- मिले ही हुए हैं। आप ऐसी बात कहेंगे तो लालू जी को तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे उनको इस सब की चिंता है। मेरा सवाल आपसे है कि अभी न्यूज़पेपर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में 15 या 16 सितंबर के करीब नरेंद्र मोदी को जब कैंडिडेट चुना गया था तो उसमें आपने एक इंटरव्यू में टैग दिया था नरेंद्र मोदी को हिंदू फंडामेंटलिस्ट। तो उसके पीछे कमेंट भी आए थे कि आपने ये सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट कैंडिडेट्स को लुभाने के लिए किया है। तो आपका इस पे क्या कहना है? नहीं, हमने कुछ नहीं कहा। हमने आपने जिनका नाम लिया उनका नाम लेकर के कभी कोई बयान अब तक नहीं दिया, लेकिन है वही। अच्छा ये बता दीजिए कि नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्या जरूरत है लेने की? देखिए पिछले साल मुझे ध्यान है बिहार में जब उनका बर्थडे मनाया जा रहा था तो आपसे पूछा मीडिया वालों ने कि आपने बधाई नहीं दी। आपने कहा नहीं हम बधाई जरूर दिए, लेकिन हमें मलाल इस बात का है कि जो केक काटा था वो हमें नहीं मिला। ये सब तो आप लोगों की खासियत है, आप किस चीज को किस ढंग से देखते हैं। लेकिन इस बार जब जन्मदिन था तो आपने नहीं, बधाई असल नहीं दी। बात है कि जन्मदिन वगैरह हम लोग मनाते नहीं है, इसलिए ये सब याद रहता नहीं है कि किसको जन्मदिन पर बधाई दे। हमारे जन्मदिन के बारे में जो कागज पर लिखा हुआ, अचानक फोन आता है प्रधानमंत्री जी का, तो हम एक बार परेशान होते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुबह सुबह क्यों फोन किया। तो फिर फोन पर आते हैं, मतलब आता है प्रधानमंत्री जी बात करना चाहते जाते हैं तो जन्मदिन की बधाई देते हैं, तब याद पड़ता है कि जन्मदिन है अपना। तो हम लोगों की स्थिति वही है, इसलिए अपना जन्मदिन याद नहीं तो दूसरे का कहां से याद रखें। हमेशा से छवि रही कि आप सबको साथ लेकर चलते हैं, जैसे आप अभी भी बात कर रहे हैं आप लोगों की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आपकी पार्टी में भी जो अब कहने लगे हैं कि नीतीश जी तानाशाह हो गए हैं, नीतीश जी डिक्टेटर हो गए हैं। मैं सिरे से खारिज करता हूं उसको। मैं कुछ भी हो सकता हूं, एरोगेंट नहीं हो सकता। ये जो हमारी हम सबका सम्मान करते हैं, लोगों की सुनते हैं। जो बड़ी चीजें हमने की है वो लोगों से ही सुनकर उनको समझकर हमने किया। मैं एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। आपकी जब यात्रा निकल रही थी जिसमें आप लोगों के पास जाके उनकी बात सुन रहे थे और आप जैसे कह रहे नीतियां उसके आधार पर बना रहे थे, उस समय जब कोई लोगों ने काले झंडे दिखाने शुरू किए तो आपके आदेश पर अधिकारियों ने काला कपड़ा पहन के आने वालों पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अरे नहीं, बिल्कुल गलत बात है। हमें तो सोच ही नहीं सकते। काले रंग के बिना जीवन पूरा नहीं होता है। ये अखबार में छपी थी, इसके बाद तुरंत हमने कहा उस पर कार्रवाई करो। कोई इस तरह का ऑर्डर नहीं। और दूसरी बात है, बहुत कहा गया किसी के बारे में कि काला उतारा जा रहा है, तो हमने सबसे कहा कि भाई जरा वो विजुअल दे दीजिए जिसमें किसी लड़के को या लड़की का काला दुपट्टा हो या काला कोई चीज हटाया जा रहा है। ये विजुअल आज तक किसी ने प्रोड्यूस नहीं किया। वो अलग काला रखा हुआ कपड़ा उसका चला, लेकिन किसी के पास से उतारते हुए नहीं दिखा, क्योंकि अगर दिखता तो हम उस पर सख्त कार्रवाई करते। ये संभव ही नहीं है। देखिए उस समय लालू जी ने कहा कि जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, नीतीश जी काला देख के भड़क जाते हैं। ये बात हमने सब दिन पहले अपने कई बार भाषणों में कहा है कि लालू जी विकास का नाम सुनकर उसी तरह से भड़कते हैं जैसे सांड लाल कपड़ा देखकर भड़कते। उसी का वो जवाब दे रहे, उसी का जवाब दे रहे। दूसरा उदाहरण ये दिया गया कि जब और उन दिनों बहुत सक्रिय थे। वो भी एक दूसरे प्रकार के जीव हैं जो कि मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं। लेकिन वो बातें इंटरेस्टिंग मीडिया का इस्तेमाल करना जानते हैं। हाँ, इंटरेस्टिंग तो है, इसमें क्या शक है। इतना इंटरेस्टिंग है कि बिहार को कहां से कहां ऊंचाइयों पर ले गए, आपने देखा नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग। दूसरा इल्जाम लगा कि जब शिक्षक प्रदर्शन कर रहे थे तो
उन पर उनकी काफी पिटाई की गई। और पिटाई करने भी अलग बात है, आपका बयान अखबारों में छपा कि शिक्षक बाज आ जाएं वरना मेरे पार्टी के समर्थक उनसे निपटेंगे। ऐसा हम क्यों कहेंगे? शिक्षक हमारे हैं, मेरे द्वारा नियोजित करवाए गए हैं, ऐसा नहीं हम कर सकते, ऐसा कह नहीं सकते, बिल्कुल मिसकोट है। हमने शिक्षकों को जो भी कहना था वो कहते रहे, लेकिन वो तो हमारे अंग है। अगर हमारे सामने कुछ मांग ही रहे हैं, कुछ कह ही रहे हैं, तो हम इसके चलते उनको कहेंगे, ये गलत बात है, हम क्यों कहेंगे ये चीज। गोपालगंज के एमपी हैं पूर्णमासी राय, हाल ही में उनका स्टेटमेंट मैंने देखा, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हिटलर हो गए हैं। यह व्यक्ति ऐसी महान शख्सियत है कि ये पार्टी में रह करके भी पार्टी का कोई काम इन्होंने नहीं किया। ऐसे व्यक्तियों को हम लोग प्रणाम करते हैं, ये जब पिंड छोड़ देंगे हम लोग समझेंगे कि उन्होंने उपकार किया। और हाल में उनका एक ऐसा स्टेटमेंट आया है, जब पार्टी में आना होता है तो हम बड़े विकास के प्रति समर्पित व्यक्ति, आज जब जाने का मन हो जाता है तो यही सब गाली है, और क्या। और क्या चलिए, ये सब मैं आपकी बातें मान लेता हूं। आप आमतौर पे आपकी भाषा भी संयत रहती है, लेकिन ये विधानसभा में जो आप बोले ये तो रिकॉर्ड पर है। आपने बीजेपी के लिए कहा हमारी बात सुनने का धैर्य नहीं है, तितकी लग रही है इन्हें, और जब हमारे साथ थे तब तितकी नहीं लगती थी, औकात में ला देंगे। ये तो थोड़ा बहुत चलता है, ये ऐसी भाषा तो है। ये सब तो कभी कभार होता है, कभी कभार होता है। और आपने कहा कि कभी कभार हम भी बोल दिए। ये बात हमने जरूर कह दी थी, लेकिन कहने के लिए कह दी थी। उनको आपसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भयभीत अपने कंसर्न से होना चाहिए। कल क्या बोलते थे, आज क्या बोल रहे हैं, अकेले में अपने आप से पूछें लोग। मैं नहीं कहना चाहता हूं किन्होंने मुझको क्या कहा था, वो बुरा लगेगा। फिर आप पूछेंगे किन्होंने क्या कहा था, वो भी ठीक नहीं लगेगा। पूछने वाला था, प्रोग्राम पहले कह दिया कि नहीं बताऊंगा। प्रोग्राम फैग एंड पर है, इस चर्चा को छेड़ने की आवश्यकता नहीं है। फैग एंड पर है तो चलते चलते ये बात बता दीजिए कि किसने क्या कहा था। कहा था नहीं होगा और वही हुआ। क्या कहा था नहीं होगा और क्या हुआ? जो हुआ उसको नहीं होना था। लेकिन हम और कुछ नहीं कहेंगे, कुछ लोगों से यही कहेंगे कि अपने दिल से पूछिए, दिल से पूछिए। मुझको कुछ कहने के पहले अपने दिल से पूछिए। मुझसे मत डरिए, अपने आप से डरिए। अगर कंसेंस है तो कॉन्साइंस है तो उससे डरिए। अगर कोई अंतरात्मा नाम की चीज है तो उससे डरिए। मुझसे डरने की क्या जरूरत है? हमसे किसी को डरने की जरूरत नहीं। मैं डर पैदा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो प्रेम पैदा करने वाला व्यक्ति हूं। उससे हमारा क्या रिश्ता? और इस देश को डरा कर कोई नहीं चला सकता। इस देश को वही चलाएगा जो सबको साथ लेकर चलेगा और जो अपने बारे में एक उदार हृदय का व्यक्ति साबित करेगा। आप हमेशा इशारा करते हैं कि नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर के नहीं चलेंगे। मैंने उनका एक भाषण सुना था हाल ही में, जिसमें उन्होंने कहा आप कि कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आप ही कह रहे हैं। ये आप कह रहे हैं। आप बगैर नाम लिए हम तो एक विचार की बात कर रहे हैं। आप बगैर नाम लिए कहते हैं, नाम डरने की जरूरत नहीं है, तो उस पर हमने कहा कि डरिए, अपनी अंतरात्मा से डरिए। उन्होंने ये कहा कि मैं तो उस परंपरा का हूं जहां में सिखाया गया है उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे लिए तो पूरी वसुधा कुटुंब की तरह है, पूरा देश मेरे लिए परिवार की तरह है। व्यवहार भी होना चाहिए। कोई उदाहरण बता सकते हैं? व्यवहार, आचार, ये बताने की जरूरत है। अगर आचार व्यवहार ठीक ही होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री के रूप में क्यों जाकर कहते कि राजधर्म का पालन करो? जो सबसे शीर्ष पुरुष थे उन्होंने क्या कहा? राजधर्म का पालन करो। इसलिए अब आप कह रहे हैं कि इस चर्चा को यहीं विराम लगाया जाए। नीतीश जी, हमने आपसे हर तरह के सवाल पूछे, कुछ कड़वे भी सवाल पूछे, कुछ मीठे सवाल पूछे। नहीं, आपने कोई, और आपने बड़ी सफाई से, बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। आज चुनाव के माहौल में हमने सवाल पूछे, इल्जाम लगाए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। हमने उनसे पूछा उन्होंने एनडीए का साथ क्यों छोड़ा। हमने उनसे यह जानने की कोशिश की कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों करते हैं। हमने उनसे यह पूछा क्या यह विरोध वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो अपने वोट बैंक को मजबूत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने सारे सवालों के जवाब दिए, इल्जामात की सफाई दी। अब वक्त है आज के जज कमर वहीद नकवी के फैसले का। नीतीश कुमार जी, आप बड़े अच्छे राजनीतिक हैं। आज पता चला कि आप काफ़ी चतुर वकील भी हैं और बहुत सारे आरोपों का
आपने बहुत सफाई से जवाब दिया, कुछ आरोपों को बहुत सफाई से टाल भी दिया, लेकिन सारी अदालत की कार्रवाई सुनने के बाद और सवाल जवाब देखने के बाद अदालत आपको आपके ऊपर लगे आरोपों से बरी करती है। ये ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी के साथ के सवाल पर आपने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा और एक बड़ा चुनावी जोखिम लिया, और अब ये समय बताएगा कि आपके इस फैसले का बिहार की राजनीति पे और देश की राजनीति पे क्या असर पड़ता है। हमें उम्मीद है, विश्वास है, नीतीश कुमार इसी तरह से जनता को जगाने का काम, जनता की सेवा करने का काम करते रहेंगे, बिहार को और बड़ा बनाने का और विकसित बनाने का काम करते रहेंगे। आने वाले चुनाव में उनकी नीतियों का, उनकी नीयत का क्या असर होगा, इसका फैसला आपको, इन देश की जनता को करना है। हमें इंतजार रहेगा आपके फैसले का। कल जो होगा वो सोचना छोड़ दो, सिर्फ मेहनत करके सारे रिकॉर्ड तोड़ दो। सफल होने के लिए ये जरूर करना, खुद से वादा और मेहनत ज्यादा। सफलता तब मिलती है जब आपको चाहिए नहीं बल्कि चाहिए ही चाहिए। जिनमें बड़े सपने देखने का हौसला होता है, अक्सर वही कामयाब होते हैं। क्रीम पाउडर से चेहरे चमकते हैं, लेकिन जिंदगी तो तेरी मेहनत से ही चमकेगी। इस दुनिया में सब चीज़ सस्ती है, सिर्फ तुम मेहनत ज़्यादा करो। एक बंदा जो ना बोल सकता है ना चल सकता है और अपने विचारों से सारी दुनिया हिला सकता है, तो तुम क्यों नहीं। मेहनत करने वाले कभी भूखे नहीं मरते, बुरी नीयत वालों के कभी पेट नहीं भरते। अकेले खड़े रहने की हिम्मत रखो, चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो। कभी भी भीड़ से अलग रास्ता चुनने से ना डरे। ज़रूरी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। कड़वा सच, हम लोगों के पीछे भागते हैं काबिलियत को छोड़कर, इसलिए लोग हमें छोड़ते हैं बेवकूफ़ समझकर। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे तो समझ लो तरक्की कर रहे हो।